तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जू जो होते हैं अपना वेपन लेकर लीजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए रास्ते में गायब होते हैं और उसके पीछे पहुंच जाते हैं। अपनी तलवार को उठाते हैं और सर के ऊपर उसके अटैक करने लगते हैं। ऐसी वो तलवार लेकर घुमाते हुए अपनी तलवार को उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ ही किसी चीज के साथ उनकी तलवार ब्लॉक हो जाती है। मान लीजिए अपने डंडे को पीछे की तरफ घुमाता है और उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है। और इसी के साथ ही मास्टर जू बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। मैं इतनी स्पीड के साथ आया और फिर पीछे वाली साइड से आकर तलवार से अटैक किया और इसने अपने डंडे से मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। तो मान लीजिए उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर पहले जहां पर कह रहे थे कि हम दोनों के दरमियान में एक बहुत बड़ा गैप है क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि जहां पर गैप तो सिर्फ इस बात का है कि तुम मुझसे ज्यादा झूठ बोल सकते हो और मैं तुमसे कम बोलता हूँ। मास्टर जू की बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि जहां पर इस लड़के ने किया क्या, मुझे लगता है कि इस लड़के को मेरी वीकनेस के बारे में पता चल गया है। इसने यहाँ पर मेरे वीक स्पॉट के ऊपर अटैक किया, मेरी तलवार के ऊपर जहां पर इसे वीक स्पॉट दिखाई दी, इसने अपने डंडे के साथ बिल्कुल वहीं पर अटैक किया, जिसकी वजह से मेरे हाथ और मेरी तलवार अभी तक यहाँ पर ट्रेम्बल कर रहे हैं। यहाँ पर शांत होना पड़ेगा, मैं इससे काफी ज्यादा लेवल हायर हूँ, मैं तो फेट राम हूँ, जबकि इस लड़के के पास तो कल्टीवेशन ही नहीं है। मैं इससे कैसे हार सकता हूँ। इसके बाद वो फिर से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस बार जब वो अपनी तलवार के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करते हैं तो मान लीजिए अपने डंडे को सामने की तरफ करते हुए तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर से वो तलवार को घुमाते हुए अटैक करते हैं। लीजिए फिर से डंडे के साथ अटैक को ब्लॉक कर लेता है, फिर से अटैक करता है, फिर से ब्लॉक होता है, फिर से अटैक करता है, फिर से ब्लॉक होता है और लास्ट के ऊपर मान लीजिए अपने डंडे को घुमाते हुए जब उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे प्रोटेक्टर जू जो है वो कल्टीवेशन के हिसाब से उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन फिर भी वो पीछे कैसे हट रहे हैं। तो मास्टर जू यहाँ पर बार बार अटैक करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और वहाँ पर लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। जबकि मास्टर हु से कहते हैं कि जू तुम तो वाकई में कचरा निकले, तुम्हें यहाँ पर दूसरा मौका देना ही नहीं चाहिए था। तुमने जहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट करवा दी, तुमने जहाँ पर सालों की बनाई हुई हमारी इज्जत को मिट्टी में रोल दिया है इंसेंस सेक्टर के स्टूडेंट के हाथों से। तो मास्टर जू से कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी तक अपनी फुल कैपेबिलिटीज को शो ही नहीं करवाया, मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को शो करवाने वाला हूँ। जबकि मास्टर हु से कहते हैं कि आए तुम यहाँ पर मेरे सामने घुटने क्यों टेक रहे हो, अभी तो मैच यहाँ पर चालू है, जल्दी से जाओ जाकर उस लड़के को हरा कर आओ। दूसरी तरफ से हुरन कहता है कि मास्टर यहाँ पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, मुझे ये बात तो अच्छी तरह से पता है कि मास्टर जू जो है वो कल्टीवेशन के हिसाब से हमारे लीची से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन फिर यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मास्टर जू हार रहे हैं। मास्टर जू यहाँ पर इतनी बुरी हालत में क्यों है। तो मास्टर मो से कहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा लीची एक जीनियस है। सुनने के बाद हुईरन कहता है कि बस भी करिए, ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोगों ने तो कहा था कि उस लड़की के पास मोर्टल फिजिक और मोर्टल चक्रा है, तो इस सब के साथ वो एक जीनियस कैसे हो सकता है। तो मास्टर जू फिर से फाइट करने के लिए हमारे लीची के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये तो बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे कर पा रहे हो, जब भी तुम अपने डंडे को घुमाते हो तुम्हारा अटैक मेरी वीक स्पॉट के ऊपर ही होता है, ऐसा कैसे कर पा रहे हो, मुझे इसकी रीजन बताओ। हमारे लीची उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर तुम्हारे वीक स्पॉट्स के ऊपर कैसे अटैक कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अभी सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम और ज्यादा अटैक करोगे तो वो भी तुम्हारे वीक स्पॉट के ऊपर ही सीधा डायरेक्टली हिट होंगे। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक कहानी सुनाई जाने वाली है इस डंडे की कि ये डंडा कहाँ से आया। तो हमारा लीची कहता है कि एंशिएंट टाइम्स में एक बहुत ही बड़ा स्नेक हुआ करता था, एक डीमन स्नेक हुआ करता था एक जंगल के अंदर, जहाँ पर जो भी कल्टीवेटर जाता वो उस कल्टीवेटर को मार डालता। वो इतना ज्यादा पावरफुल स्नेक था, चाहे फेट राम का बंदा वहां पर जाए, फ्लावर राम का बंदा जाए या फिर डिवाइन राम का बंदा वहां पर चला जाए, वो हर एक कल्टीवेटर को मारता, उसको मारकर उसकी बॉडी को अब्सॉर्ब कर जाता, यानी इसको खा जाता। उसको खाने के बाद उसकी कल्टीवेशन पहले से बढ़ जाती। लेकिन उस जंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉन्स्टर नहीं था जो कि इतना पावरफुल था, जो कि किसी को भी मार सकता था। वहां पर इन सांपों का भी एक शिकारी था। वहां पर एक बड़ा मॉन्स्टर्स पेड़ रहता था, एक पेड़ जो कि सांपों को खाता था। उस पेड़ की डालियां इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो अपनी डालियों को ही वेपन की तरह यूज करते हुए उन सांपों की बॉडी के अंदर पियर्स करता था और उसके बाद उन सांपों को निगल जाता था, ताकि वो उनकी एनर्जी को, उनका नरिशमेंट बनाकर अपने आप को बड़ा कर सके। क्या आपको लगता है कि वो पेड़ वहां पर कैसे सर्वाइव कर पा रहा था? क्या वो अपनी स्ट्रेंथ की वजह से सर्वाइव कर पा रहा था? हाँ, उसके पास स्ट्रेंथ तो थी, लेकिन क्या वो वहां पर अपनी कल्टीवेशन की वजह से सर्वाइव कर पा रहा था? हाँ, उसके पास कल्टीवेशन नहीं थी। वहां पर अगर सर्वाइव कर पा रहा था सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिसीजन की वजह से, क्योंकि उसके पास जो टहनियां थी उनके अंदर ऑटोमेटिकली सांपों को मारने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म लगा हुआ था, यानी कि वो उनकी वीक स्पॉट को ढूंढ लेते थे। जब वो उनकी वीक स्पॉट को ढूंढ लेते थे तो उसकी टहनियां सीधी जाकर वीक स्पॉट के ऊपर अटैक करती, जिसके बाद वो स्नेक्स को अब्सॉर्ब कर जाता। लेकिन एक बार वहां पर एक मास्टर क्रो आया। मास्टर क्रो ने वहां पर आया तो उसने आकर उस पेड़ के साथ फाइट की। उन दोनों की फाइट काफी देर तक चलती रही, लेकिन मास्टर क्रो ने फाइनली वहां पर पेड़ को हरा दिया और उसकी एक डाल को काट लिया। उसकी एक डाली को काटने के बाद उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म है कि ये अपने दुश्मन की वीकनेस को पहचान सकती है। तो उन्होंने उसी को एक डंडा बना लिया, उसको डंडा यानी कि एक स्टिक बना लिया, क्योंकि वो एक मास्टर थे और वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, तो उनके लिए ये डंडा बहुत ज्यादा काम का था। उन्होंने स्पेशल डंडे को, तो इस डंडे को उन्होंने सरपेंट पनिशिंग स्टिक का नाम दिया, जहां तक एक डिसाइपल जिसका नाम मिंग रैन था। मिंग रैन एक बहुत ही पावरफुल लड़का था
जो कि अपनी डिवाइन राम में पहुंच चुका था, लेकिन इस राम में पहुंचने के बावजूद भी वो उस डंडे के अटैक से नहीं बच पाता था। मास्टर क्रो जब भी अपने डंडे से अटैक करते थे वो हर बार उसकी तशरीफ के ऊपर ही लगता था। इस डंडे की कहानी यह है कि ये सामने से होने वाले अटैक की वीकनेस को खुद ही पहचान सकता है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे पास और कोई मौका नहीं है, अगर सरेंडर कर देते हो तभी बच पाओगे, वरना तुम यहाँ पर मेरे सामने बहुत ही बुरी तरह से हारने वाले हो। जबकि मास्टर जू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कमीने घटिया इंसान कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे हार जाऊंगा, वो भी अपने ही सेक्टर में। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी मॉन्स्टरिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ही वो एक मॉन्स्टर बन जाते हैं। तो वो उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ मेरी ट्रू पावर्स क्या है, क्योंकि वो एक हाफ डीमन होते हैं, इसी वजह से वो वहां पर एक स्नेक डीमन बन जाते हैं, आधे इंसान और आधे स्नेक डीमन। तो मास्टर जू स्नेक डीमन बनने के बाद से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर मेरे सेक्टर की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी, अब यहाँ पर तुम्हें 100 गुना वापस करना होगा, हम तुम्हारे सेक्टर की इंसल्ट करेंगे, वहां पर जाकर करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। तो मान लीजिए उसे देखने के बाद वहीं पर स्टन हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या, ये तो एक डीमन स्नेक है। जबकि हुईरैन भी वहां पर बहुत सा हैरान हो रहा था। हुईरैन कहता है कि ये कैसे हुआ, मास्टर जू वो तो एक हाफ डीमन है, वो अपने आप को उन्होंने डीमनिफिकेशन में पूरा कर लिया, यानी कि वो एक डीमन बन चुके हैं। ऊपर से देखो तो सही हमारा लीजी जो है पूरी तरह से स्टन हो चुका है, यानी कि वो इसे देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। तो मास्टर मो से कहते हैं कि हाँ तुमने वाकई में ठीक कहा, हाफ डीमन जो होते हैं ये ट्रू डीमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते, लेकिन कम से कम एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और मुझे लगता है कि लीजी को वहां पर ज्यादा देर तक हैंग नहीं रहना चाहिए, उसे यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए। इसी के साथ ही मास्टर जू यहाँ पर उसे अपनी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि मेरे फादर जो थे वो एक गोल्डन स्ट्राइपर डिमोनिक सर्पेंट थे, यानी कि उसके फादर एक सांप थे। तो वो कहता है कि मेरे फादर एक कंप्लीट डीमन थे और मेरी मदर एक इंसान थे, और उसके बाद मैं पैदा हुआ एक हाफ डीमन। और हाफ डीमन स्टेट में जब मैं यहाँ पर डिमोनिक स्टेट में जाता हूँ तो मेरी पावर्स अपने फादर से भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर ये मैच तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है, तो मान लीजिए यहाँ पर हंसना शुरू कर देता है। तो वो उसे कहते हैं कि अब तुम्हें क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो। मान लीजिए उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर बाकी के सभी डिमोनिफिकेशन को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक सांप ही बनना था, मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत वाकई में तुम्हारे खिलाफ है, तुम यहाँ पर आज वाकई में मरने वाले हो। इसके साथ उसके हाथ वहां पर कांप रहे होते हैं। तो मान लीजिए के हाथ यहाँ पर कांप रहे होते हैं, उसका डंडा भी कांप रहा होता है। तो इसी के साथ ही मास्टर जू उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारी झूठी बातों के ऊपर यकीन कर लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर साफ देख सकता हूँ कि तुम्हारे हाथ और तुम्हारा डंडा दोनों ही कांप रहे हैं, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो। तो हुईरैन भी चिल्लाकर उसे कहता है कि ब्रदर प्लीज बच्चों, वो तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। जबकि बाकी के सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं प्लीज इसको मार डालो, इसको मार डालो, इसने यहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दिया, अब हम लोग और ज्यादा इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि हमारा लीजी वहां पर अभी भी हंस रहा था, क्योंकि हमारे लीजी ने यहाँ पर मैं पहले एक कहानी सुनाई थी कि उसका डंडा जो है ये सांपों को मारने के लिए, और इसका नाम ही सरपेंट बीटिंग स्टिक है। इसके साथ ही उसकी स्टिक जो होती है वह खुद ब खुद उसके मुंह के अंदर जाकर धंस जाती है, मास्टर जू के मुंह के अंदर जाकर धंस जाती है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि बेवकूफ, यहाँ पर मेरे हाथ नहीं कांप रहे बल्कि ये डंडा कांप रहा था, क्योंकि ये तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ये सांपों को देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और जब ये सांप को देखता है तब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यानी कि अगर मैं इसको हाथ से छोड़ भी देता तब भी ये तुम्हारी बॉडी के अंदर आकर धंस जाता और तुम्हें मार डालता। लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि तुम यहाँ पर सरेंडर कर सकते थे, लेकिन तुम यहाँ पर बिला वजह ही मारे गए। और इसी के साथ ही मान लीजिए अपने डंडे को बाहर निकालता और मास्टर हु से कहता है कि वही तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें यहाँ पर अनाउंस कर देना चाहिए कि विनर कौन है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।